नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए का। और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। आज की हमारी बड़ी चर्चा देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन का मैदान सज चुका है और मुकाबला सीधे सीधे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी गठजोड़ इंडी के बीच है। एनडीए ने तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले प्रस्तावक बने और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। यह दृश्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि एनडीए राधाकृष्णन को पूरे आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ मैदान में उतार रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी घोषित किया है। विशेष बात यह है कि दोनों के उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। एक ओर तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के न्यायमूर्ति रेड्डी। लेकिन आंकड़ों का गणित साफ इशारा कर रहा है कि बहुमत का पलड़ा एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भारी है। संसद में एनडीए को 422 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि बहुमत के लिए जरूरत है 391 मतों की। यानी संख्या बल स्पष्ट रूप से राधाकृष्णन की जीत की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगा? विपक्ष ने न्यायमूर्ति रेड्डी को खड़ा कर क्या कोई ठोस रणनीति बनाई है या यह केवल प्रतीकात्मक लड़ाई है? क्या दक्षिण भारत से दोनों प्रत्याशियों का आना राजनीति की नई दिशा तय करेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस चुनाव से पहले ही एनडीए की जीत तय मानी जाए? करेंगे इसी पर चर्चा और चर्चा के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजनीति एक बार फिर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा हुई और एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतार दिया। यह नाम मात्र उम्मीदवार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और बीजेपी की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहले प्रस्तावक बने और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। यह दृश्य दर्शाता है कि बीजेपी ने राधाकृष्णन को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने इस चुनाव में दक्षिण भारत को बड़ा महत्व देते हुए तमिलनाडु से उम्मीदवार उतारा है। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। दिलचस्प यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण में हैं, परंतु आंकड़ों की गणित साफ बता रहा है कि एनडीए की जीत तय है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त संख्या के आधार पर एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 391 वोट ही पर्याप्त हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष बुरी तरह पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। याद दिलाना होगा कि अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को केवल 182। वही परिदृश्य इस बार भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। We, the opposition parties, stand united in our support for Sri Reddy. We are confident that his wisdom, integrity and dedication will inspire and guide our nation toward a future rooted in justice and unity. We call upon every member of Parliament to join us in this historic endeavor to protect and preserve the values that make our democracy vibrant and resilient. लोकतंत्र के मंदिर में एक सभ्य सुसंस्कृत लोकतंत्र की रक्षण का भाव रखने वाला पुरुष के प्रवेश की ये आहट है
और मैं समझता हूं कि लोगों के दिल में आदरणीय राधाकृष्णन जी के प्रति आदर भाव है, उनसे शुचिता और पारदर्शिता की अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ एक सुयोग्य पुरुष इस चुनाव में विजयी होकर आएगा। ये सदन के लिए बहुत बड़ी बात है, राज्यसभा के लिए। तो सवाल साफ है, क्या यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है? विपक्ष ने न्यायमूर्ति रेड्डी को खड़ा कर क्या कोई ठोस रणनीति बनाई है या यह केवल प्रतीकात्मक लड़ाई है? क्या दक्षिण भारत से दोनों प्रत्याशियों का आना राजनीति की नई दिशा तय करेगा? क्या इस चुनाव से पहले ही एनडीए की जीत तय माना जाए? तो इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान अविरल मल्लिक, बीजेपी से प्रवक्ता है, और साथ ही सिद्धार्थ तंवर जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, अशोक यादव सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता के अविरल मल्लिक से ही है। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो अविरल जी, यह बताइए कि प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक जब खुद नामांकन में प्रस्तावक बने तो क्या यह संदेश देना था कि जीत पहले ही तय है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है जीत तय होने का, तो निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है, जीत तय है। इसमें मैं सोचता हूं किसी रूप में कोई फंडबट नहीं, कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक प्रकार से अगर तुलनात्मक अध्ययन इसमें कर लिया जाए तो मैं समझता हूं वो मोटा मोटे तौर पे ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एनडीए का, एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, पूर्ण रूप से मजबूत है, पूर्ण रूप से सशक्त है, वो स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, अन्य राजनीतिक दलों का, वो किस प्रकार से घबराए हुए हैं, वो उनकी बौखलाहट उनके चेहरे से ही स्पष्ट नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की एकजुटता का, सभी संगठनों का, सभी राजनीतिक दलों का जो हमारे साथ हैं, तो उनकी एकजुटता मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक, धरातल तक स्पष्ट रूप से नजर आती है। और निश्चित रूप से वो एक तरीके से नतीजों में तब्दील होती है। इसमें मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल अविरल जी। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही प्रत्याशी जो है वो दक्षिण भारत से हैं, तो क्या लगता है कि क्या इससे एनडीए और आईएनडीए दोनों ही अपने दक्षिणी विस्तार की रणनीति का संकेत दे रहे हैं क्या? देखिए संकीदा, मुझे लग रहा है कि पेच यहीं पे थोड़ा फंस गया है जी, क्योंकि दोनों नेता एक ही जगह से उन्होंने उतारे गए हैं जी। अब क्या है, इसमें टीडीपी किस तरफ जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी और बाकी जो है, यूं कहें कि पूरे साउथ की बेल्ट के जो नेता हैं और समर्थक हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात हो गई है। अब इसमें क्या है, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव देखा, एक तरफ बलियान साहब थे, दूसरी तरफ से रूडी साहब थे, तो उसमें जो गुटबाजी सामने आई उससे भी एक कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो गया, क्या इस बार के इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना तो नहीं है, और जो जताई जा रही है, क्योंकि जितने रूडी साहब के पक्ष में जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चेतना, राजनीतिक शर्म, राजनीतिक एक इज्जत तो रहेगी कि भाई हमने आपकी तरफ झुकाव करा, आपको जिताया। क्या आप और ये आपके साथ के कुछ लोग क्या क्रॉस वोटिंग करके इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हो, ये संभावना जताई जाने लगी है। और ये भनक अमित शाह और मोदी जी तक है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। बहरहाल फिर बात आ जाती है कि जीत हार की, देखो ये तो बिल्कुल निश्चित है, एनडीए के पास पलड़ा बहुत भारी है। अब रही बात मोटा मोटा 100 सांसदों का फर्क है वोटिंग की, अगर आप तुलनात्मक अगर देखें तो इतना तो नहीं हो सकता कि भाई इंडिया गठबंधन एक चमत्कार कोई घुट्टी लाके एनडीए के लोगों को, एनडीए के सांसदों को खिला दे कि 100 के 100 तोड़ के लाके अपने पाले में लाके और अपना कैंडिडेट जिता दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ औपचारिकता भर है। एनडीए का कैंडिडेट जीतना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही होता है, अब इंडिया गठबंधन जो है और विपक्ष है उसको अपना धर्म तो निभाना है कि भाई हारे जीते या कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना कैंडिडेट तो खड़ा करना है। लेकिन स्ट्रेटेजी उनकी बढ़िया है, स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि भाई राधा कृष्णन जी के सामने ऐसा कैंडिडेट उन्हें उतारा जो कि
उसी पृष्ठभूमि से आता हो, उनको टक्कर दे, उनको काउंटर करे। तो इस तरीके से उन्होंने पूर्व जज साहब को उतार दिया, क्योंकि ये पहले इस तरीके की चीजें आ रही थी। हो सकता है कि एक इंडिया गठबंधन किसी दलित को उठा सकता है, किसी पंजाबी को ले आ सकते हैं, क्योंकि आगे चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि बिहार की धरती से कोई ऐसा कैंडिडेट लाके खड़ा कर दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए अपना कैंडिडेट कहां से उतारा जाएगा। और जैसे आपको संगीता पता होगा कि जब धनखड़ साहब ने जब से उन्होंने इस्तीफा दिया थे तब से लेके और जब एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित करा उससे पहले तक मैं 70-80 नाम तो आपको ऐसे गिना दूंगा जिनके नामों के क्या लगते रहे। आज पता चला चैनल में एक नई ब्रेकिंग आ गई है, आप लोग भी चला रहे थे, दूसरे लोग भी चला रहे थे, तो नए नए नामों के ऐसे सामने निकल के आ रहे थे। भाई संतोष गंगवार भी आ सकते हैं, फलाना भी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन चर्चा तो देखिए हमेशा ही होती रहती है, जब भी इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसमें चर्चा तो कई नामों की होती है, किसी भी पद के उम्मीदवार की जब बात हो। ठीक है, सिद्धार्थ जी के पास मैं आना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, यह बताइए कि जैसा अभी रमेश जी भी बता रहे थे कि एनडीए के पास जो है जीत के लिए पूरी तरह से बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन वहीं अगर अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक औपचारिकता भर है, यानी कि सुदर्शन रेड्डी को अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो बस एक वैचारिक लड़ाई आप लोग कर रहे हैं या फिर महज एक सांकेतिक चुनौती है? क्या आप हार स्वीकार करके मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है। और आप कह रहे हैं बहुमत की बात, अभी तो जो मोदी जी की तीसरी सरकार ये चल रही है, ये खुद जो है बैसाखियों पर चल रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी अपना समर्थन वापस ले ले तो ये सरकार जो है अगले दिन ही चली जाएगी। अब आप बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने जो उम्मीदवार उतारा है वो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर के आरएसएस के व्यक्ति को जो है उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूर्व जस्टिस साहब को जो है उम्मीदवार बनाया है। जैसे आज संवैधानिक संस्थाओं पर चोट हो रही है और संवैधानिक संस्थाओं को अपने गिरफ्त में लिया जा रहा है और उस हिसाब से अपने हिसाब से काम करवाया जा रहा है, तो उसके मुकाबले में आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो बहुत ही अच्छे हैं और सुलझे हुए जस्टिस हैं। संविधान को वो अच्छी तरह जानते हैं और उनका लंबा अनुभव रहा है, और वो अनुभव वो उपराष्ट्रपति जब बनेंगे तो उस समय भी देश के लिए काम आएगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपील कर दी है आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू साहब से और जो तमाम बीआरएस और अन्य राज्य की जो पार्टियां हैं, दोनों राज्यों की, तेलंगाना और आंध्रा की जो है जस्टिस साहब को समर्थन की अपील कर दी गई है। और आप देखेंगे निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम अवश्य आएगा। चमत्कारी परिणाम आएगा। विरल जी, यह बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस यह कहना चाह रहे हैं कि चमत्कारी परिणाम आएगा और बीजेपी के पास जो समर्थन है वो अगर निकल जाता है तो फिर बीजेपी के लिए कुछ नहीं बच जाएगा, तो चमत्कारी परिणाम क्या मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आपके तरफ में कोई गुटबाजी चल रही है? ये भी संकेत लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर भी है। ये एक तरीके जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है, बताइए। जी देखिए, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि चमत्कारिक परिणाम आएगा, इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चमत्कार होने नहीं जा रहा है। चमत्कार यही हो रहा है कि एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है और ग्राउंड लेवल तक मजबूत दिख रहा है, हर चुनाव में मजबूत दिखता है। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी निश्चित रूप से एनडीए पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है और एक प्रकार से पूर्ण तौर पर जीत तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से एक तरीके से अपनी मजबूती प्रदर्शित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये करते रहे। मैं सोचता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जनता भी इनको सीरियसली नहीं लेती है और मीडिया भी इनको सीरियसली लेना बंद कर चुका है। ये करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सोशल मीडिया पे माहौल बनाते रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से मैं समझता हूं अब कोई लाभ नहीं है। जो नतीजे हैं, जो परिणाम है, वो बिल्कुल मैं समझता हूं स्पष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, नतीजे जो हैं वो तो स्पष्ट हो ही जाएंगे। तो रमेश जी, ये बताइए कि जैसा कि दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम दोनों ही मतलब जो है
एनडीए भी कह रही है कि मैं जीत जाऊंगी, वहीं आईएनडीए गुट जो है वो भी कह रही है कि जीतेंगे, चमत्कार होगा। तो क्या कैसे ये चमत्कार हम देखेंगे? देखिए, ये चुनाव ऐसा है, इसमें चमत्कार होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि 91 से लेके और 2-3 बार ऐसे ही भी संसदीय चुनावों में ये हो रखा है। अब ये देखो, ये आम चुनाव तो है नहीं जिसमें संगीता झा चुनाव करेगी, रमेश ठाकुर चुनाव करेगी, तो इसमें तो गुटबाजी होने का बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। अब यहाँ पे टीडीपी चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से एक धर्म संकट में फंसे पड़े हैं। अगर वो एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आते हैं और पूर्व जज को अगर वो समर्थन नहीं करते हैं, तो यहां से अगर मान लीजिएगा कि उनकी जो राजनीति में है ना, वो ऐसी कील चुभ जाएगी जिसकी एक दर्द जो है वो आगे तक रहता है। और जाहिर सी बात है संगीता, आपको ये पता होगा कि कोई भी नेता मौजूदा राजनीति को छोड़कर के भविष्य की जो राजनीति होती है, उनको अपना संगठन भी चलाना है, सरकार भी चलाना है और लोगों को साथ में भी ले के चलना, तो 3 धड़े ऐसे होते हैं जिनसे वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। वो मौजूदा समय में अगर उनका समर्थन वापस लेना तो उनको गंवारा हो सकता है, लेकिन आगे की भविष्य की राजनीति पता चला कि पार्टी भी खत्म हो रही है, सरकार भी उनकी जा रही है, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसी वो बेवकूफी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अंदर की साध सिद्धार्थ भाई बता नहीं पाए थे कि इस समय जो नीतीश कुमार हैं और दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं, इनके आगे पीछे कुछ कांग्रेस इंडिया गठबंधन की टीमें लगा दी गई हैं कि देखिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और आपकी जो स्थिति है वो डामाडोल है, और आपको ये चुनाव ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निकल जाएगी। अगर निकलने से अगर बचना चाहते हो, अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो, तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आप सीधे समर्थन वापस लो, सरकार को गिरवाओ और समर्थन फिर दोबारा से आप इंडिया गठबंधन, इस तरह की कयास, इस तरह की बातें चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो चमत्कार आपको कहा जा सकता। और वहीं अगर आप देखो जिस तरीके से आज बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी ने खुद दिखाई है, खुद प्रस्तावक बन के नामांकन करवाते हैं, तो ये सामने वाले के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। आज आपने प्रधानमंत्री जी की हंसी देखी होगी, इस तरह की हंसी शायद हमने अमेरिका में जब विदेशी नेताओं से मिल रहे थे तब हमने देखी थी, वो हंसी आज हमने देखी। क्योंकि देखो ये समय ऐसा है प्रधानमंत्री के लिए, चाहे उनकी सरकार के लिए, अभी तक मैं 11 सालों में अगर आकलन करूं तो सबसे बुरे दौर से प्रधानमंत्री जी की छवि, उनकी सरकार चल रही है। तो आज उन्होंने सामने वाले पे वो प्रहार करने की कोशिश करी है, मुस्कुराहट उन्होंने दिखाई है, ताकि सामने वाले को दिखा दिया। मैदान में जब लड़ा जाता है, जब लड़ाई लड़ते हैं अखाड़े में जाके, तो एक पहलवान के अंदर चाहे कुछ भी दमखम नहीं हो, लेकिन वो ताल वाल पीट के ऐसे जाता तो सामने वाले की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म कर देता। तो इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरीके से आती है, सामने वालों को डिमोलाइज कैसे किया जाए, उनको कैसा करा जाए। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है, जो नंबर आप काउंटिंग इस समय है 391 को पूरा करने के लिए, ये 400 से भी पार कर रही है। तो इसमें बिल्कुल 422 जो कि और मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है कि सरकार या प्रधानमंत्री के लिए, किसी के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मुश्किलात पैदा करने के लिए जितनी स्टेप उठानी चाहिए थी इंडिया गठबंधन को, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मुझे लग रहा अभी कल 24 घंटे में बहुत चीजें बदलने वाली हैं। सब कुछ डिपेंड करता है चंद्रबाबू नायडू के अगले कदम पे। अगर वो इस बीच में कोई फैसला ले लेते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसी बीच मेरे साथ सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसा कि आपकी भी पार्टी आईएनडीए गठबंधन का हिस्सा है, क्या आप भी मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ औपचारिकता बन चुकी है? देखिए संगीता जी, ये लड़ाई औपचारिकता नहीं बनी है, ये लड़ाई है गुजरात बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई। एक तरफ गुजराती लॉबी है जो सत्ता शीर्ष पर गुजराती लोग बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता के हर जगह पर गुजराती लोग ही विराजमान हो, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लोग हैं। अब दक्षिण भारत की जनता है, या आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी हैं, केसीआर हैं या जगन मोहन रेड्डी हैं, जितने भी लोग हैं जो आज भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता उनसे पूछेगी कि जब लड़ाई हो रही थी गुजराती बनाम दक्षिण भारत की, तब आप लोगों ने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया?
आप लोगों ने एक दक्षिण भारतीय का समर्थन क्यों नहीं किया? लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं ये गुजरात और दक्षिण की लड़ाई हो गई? जो गुजराती है उन्होंने तो दक्षिण भारत से जो है उम्मीदवार को उतारा है। दक्षिण भारत से उम्मीदवार की बात नहीं है, उतारा कौन है? आज अगर मोदी जी या शाह जी ये लोग क्या चाहते हैं कि सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होल्ड हो। वो तो एक चेहरा मात्र है, जिनकी बात आप कर रही हैं वो तो एक चेहरा मात्र है। देखिए असली पावर किसके पास है? असली पावर तो मोदी जी के पास है। तो वो तो एक चेहरा है वाइस प्रेसिडेंट के, जैसे जगदीप धनखड़ साहब को जब मन किया तब रखा, जब मन किया धीरे से उनका स्वास्थ्य का हवाला देके गायब हो गए। हमारे लोग विपक्ष के लोग चाय पीने के लिए परेशान है कि धनखड़ साहब के साथ एक कप चाय हो जाए, चाय भी नहीं पीने बेचारे पी पा रहे हैं। तो ये तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, जिसको चाहते हैं उसको शतरंज की मोहरें होती हैं वैसे लगाएंगे, फिर उसको हटा के फेंक देंगे। ठीक तो है, सवाल अविरल जी से जवाब ले लेती हूँ। अविरल जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सत्ता में बैठकर जिसे चाहते हैं उसे उतारते हैं, जिसे चाहते हैं उसे बैठा देते हैं। जी देखिए, जहां तक विषय है अशोक यादव जी का, अशोक यादव जी ने जिस तरीके से गुजरात प्रदेश का अपमान करने का काम किया, मैं समझता हूं ये इस प्रकार से ठीक नहीं है। ये गुजराती लॉबी शब्द का प्रयोग करना मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैं इसी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक प्रकार से चलाना चाहते हैं, हर प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इंडिया अलायंस के लोग हों, मैं समझता हूं जनता इन्हें बारी बारी से जवाब देती रहती है, चुनाव दर चुनाव जवाब देती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में भी जवाब मिला था। लोकसभा चुनाव के पश्चात जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी सबने देखा। 2017 में भी ने मुंहतोड़ जवाब जनता के द्वारा दिया गया, 2022 में भी दिया गया। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए, वर्ष 2014 हो, वर्ष 2019 हो, वर्ष 2024 हो, तीन लोकसभा चुनाव में कंटिन्यू बेसिस पे जनता मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। बावजूद इसके जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है। और जिसे चाहते हैं उसे लगाते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हटाते हैं। इस प्रकार की बात कहना लोकतंत्र में मैं सोचता हूं ठीक नहीं होगा, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा इनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन रहेगा। अविरल जी, थोड़ी देर पहले ही जैसा कि रमेश जी कह रहे थे कि हो सकता है चंद्रबाबू नायडू कुछ खेला कर सकते हैं, तो क्या ऐसे कोई संकेत है? क्या खेला हो सकता है क्या इस तरह का? जी देखिए, बिना सिर पैर की बात है, इसमें कोई तथ्य किसी रूप में नहीं है। ये एक तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं वो चलती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहां तक विषय है, रमेश जी मौजूद हैं, रमेश जी राजनीतिक विश्लेषक के नाते मौजूद हैं, सम्मानित है, निश्चित रूप से वो अपना तर्क रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो रख सकते हैं, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक विषय है चंद्रबाबू नायडू जी का, चंद्रबाबू नायडू जी निश्चित रूप से एनडीए में थे, एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे, ये बिल्कुल। अब सवाल और भी तेज होंगे, सीधे मैं रुक करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन सभी एकजुट होकर हैं, लेकिन अगर यह देखा जाए इसके पहले भी कई चुनाव हुए, कई सारे चुनाव में आप लोग एक मंच पर तो एक साथ दिखते हैं, मंच आपकी सस्ती है, सारे जो गठबंधन के नेता हैं सब एक साथ नजर आते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो सब अलग थलग हो जाते हैं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। कई राज्यों के अगर चुनाव की बात करें तो वही अन्य राज्यों में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप लोग जो है एक नहीं, वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के जो खिलाफ चुनाव लड़ने लगते हैं। तो ये जो चुनाव होने वाला है उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें कितना ये है कि कितना कंफर्म है कि आप लोग सभी एक होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें अलग थलग नहीं पड़ेंगे आप? कल जब नामांकन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का होगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, तो आपको और पूरे देश को मालूम चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से एक है। सभी जो घटक दल इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं, सभी दल के यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में कोई ना कोई नेता, सांसद लोकसभा राज्यसभा में से वो बिल्कुल उपस्थित रहेंगे और पूर्ण समर्थन के साथ जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं जस्टिस साहब के समर्थन में कल आपको दिखाई दे जाएगा। राज्य के जो चुनाव होते हैं उसकी परिस्थिति अलग होती है, केंद्र के जो चुनाव होते हैं उसकी परिस्थिति अलग होती है। हर चुनाव का अलग समीकरण होता है और हर चुनाव की अलग बात होती है। ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही जो सांसद हैं वो वोट करेंगे और आप देखेंगे पूरा घटक दल इंडिया गठबंधन जो है एक होकर के अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेगा और जो
अभी यहाँ पर हमारे साथी बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने भी बताया जी इस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों राज्यों को मिलाकर के 50 सांसदों का आंकड़ा बनता है। तो हम लोगों ने तो चंद्रबाबू नायडू, बीआरएस के राव साहब से और जो तमाम राजनीतिक सांसद वहां से आते हैं अलग अलग पार्टी से, सबसे अपील कर दी है कि एक अच्छे उम्मीदवार को जो देश के लिए काम करे, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता बनकर के काम ना करे, एक देश के लिए काम करने वाला उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बने। क्योंकि अभी इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, एक पपेट बन के ना बिठाया जाए, एक जिसके हाथ में उस कलम को चलाने की ताकत उस व्यक्ति के पास हो जो उस पद पर बैठा हुआ है। ऐसा ना हो कि पीछे से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ रही है। अब उनको बताया गया पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब को कि वो बीमार हैं, इस्तीफा देने के बाद से आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं, आज तक ये नहीं पता चला है धनखड़ साहब की तबीयत कैसी है, जिसका हवाला देकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। कोई सार्वजनिक मंच पर उनका कोई फोटो नहीं आ रहा है, कोई जानकारी नहीं हो रही है। इवन नेताओं को और विपक्षी सांसदों को पूछना पड़ रहा है धनखड़ साहब का वेयर अबाउट्स के बारे में। ये बहुत ही जो है दुखद है कि एक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति एकदम से जो है बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया गया उनको, और उनका कोई वेयर अबाउट्स भी आज देश को नहीं मालूम है। उपराष्ट्रपति एक बिल्कुल पूरा प्रोटोकॉल का पद होता है, उपराष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का वो पद है, और एकदम से धनखड़ साहब कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता है। तो एक पावर जिस व्यक्ति को मिले, जो व्यक्ति उस सीट पर बैठे, तो उस पर कलम चलाने की ताकत जो है उस व्यक्ति के पास ही हो जो उस पद पर चुन करके आया है। और कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम घटक दल जो हैं इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जस्टिस साहब चुनाव जीतें और अच्छा चुनाव हम लड़ेंगे। और बाकी रणनीति जो है आने वाले समय में, सब चीज मीडिया में नहीं बताई जाती है, रणनीति के तहत भी काम हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि जो रणनीति तो होनी ही चाहिए। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रमेश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आने वाले समय में, आप भी बोल रहे थे कि आने वाले समय में चुनाव होना है, तो क्या सोचते हैं आपकी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव दरअसल 2026 या 2029 के लिए राजनीतिक टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है क्या? क्योंकि देखिए बिहार में भी चुनाव है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, कई राज्यों में चुनाव है। नहीं, इसमें संगीता कोई दो राय नहीं है। देखो, मुझे लग रहा है कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव की छाव में सबसे ज्यादा जो परीक्षा है वो इंडिया गठबंधन की ज्यादा है मुकाबले एनडीए से। क्योंकि देखो, एनडीए अपना जिस तरीके से सरकार चल रही है, उनकी व्यवस्थाएं हैं वो चलती आ रही हैं। अब इसमें देखने वाली बात है, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और पिछले बयानात उनके शीर्ष नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में भी गलत बोला, राहुल गांधी ने भी उनके बारे में गलत चीजें बोली हैं। तो तलखियां दोनों तरफ से हैं। तो इस बार चुनाव में उनके जो समर्थक हैं, वोटर हैं, सांसद, वो किस तरफ जा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि इस चुनाव के बाद में बिहार चुनाव है, फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद में पश्चिम का चुनाव। और ये दो सारी चीजों को देख के इंडिया गठबंधन के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर यहाँ कच्चा खा गए तो आगे इनके गठबंधन की जो चीजें वो गांठें खुलने लगेंगी। उसमें क्या है ना, सारे के सारे अपने रास्ता। रमेश जी, देखिए ना, ये लोग जैसे कि इंडी गठबंधन जो है, ये तो यहाँ पर दिल्ली में सभी एक साथ एक मंच पर आते ही हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। यही जब बिहार में अभी ये लोग एक साथ हैं, लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में सब अलग थलग पड़ जाएंगे। टीएमसी बोलेगी कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं चुनाव लड़ूंगी, मैं सीपीएम के साथ नहीं हूँ, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। सीपीएम भी कहेगी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी सारी सीटों पर, वही कांग्रेस भी अलग हो जाएगी। तो इस तरह से जो इनकी जो रणनीति है, इस रणनीति पे किस तरह से ये जीत का दावा कर रहे हैं, सवाल तो ये भी उठ जाता है ना रमेश जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखो, पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले चुनाव में टीएमसी फिर कांग्रेस के साथ में आके या सीपीएम के सामने किसी के साथ में आके चुनाव लड़ेगी। टीएमसी अब भी समझती है कि हम अच्छी स्थिति में हैं, चुनाव हम निकाल ले जाएंगे। और इस बार भी जो है
अपने हम शर्तों पे समर्थन देंगे, ना कि कोई अगर हमें खड़गे जी अगर आपको मुझे कहेगा कि आप हमें ही वोट दो या दूसरे कोई नेता कहें तो उनकी भी स्थिति अलग है। अब जिस तरीके से मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा, आम आदमी पार्टी भी अगर टूट के चली जाती है, और मुझे जहां तक लगता है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है उनके जो जितने भी सांसद हैं वो एनडीए के जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी पार्टी चलानी है, उनके ऊपर तमाम नेताओं के ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं, गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई हैं। बिल्कुल हो सकता है इस चुनाव के जरिए वो समर्थन देके अपने प्रति जितनी नाराजगी मोदी जी की उनकी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया सबको भाई राजनीति करनी है और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे कार्यालय में ताला पड़ जाए, हमारी राजनीति खत्म हो जाए। क्योंकि इस समय आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो रुख है वो बड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिस तरीके से रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उसकी निंदा करी है। बिल्कुल, आतिशी जी का भी बयान आया था इस पर। जबकि आपको पता हो भाई, जब आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी तो केजरीवाल साहब के ऊपर 2-3 बार हमले हुए थे, उनको तो सपाचट झापड़ मारे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने निंदा नहीं करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसका उपहास उड़ाया था, वो यही कहते थे भाई जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन उनके बयान को और आज के बयान की अगर आप तुलना करो तो आपको बड़ा कंट्राडिक्शन दिखाई देगा। तो आज आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो उस चीज का खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो ठीक है, अविरल जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अविरल जी को बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। जहां तक जी बोलिए। जी आ रही है अब। नहीं, देखिए जहां तक विषय है, जिस तरीके से रमेश जी ने कहा रेखा गुप्ता जी के विषय पर, तो आज जिस प्रकार की घटना घटित हुई है मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस प्रकार से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जनता की सेवा कर रही हैं वो सबको मैं समझता हूँ स्पष्ट नजर आ रहा है। और उसके बावजूद इस प्रकार की घटना घटित होना ये बहुत ही दुखद है। और जो जिस प्रकार से आरोपी पकड़ा गया उसके ऊपर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का, तो जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमलों का विषय, तो जब हमले हुए तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी इसमें आरोपी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच के आधार पर, इसमें भी दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का, आम आदमी पार्टी की राजनीति का, तो मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी की राजनीति समाप्त तो हो चुकी है। अब केवल इतना बाकी है कि पंजाब से इनकी सरकार हटे, भगवंत मान मुख्यमंत्री ना रहे, और वो निश्चित रूप से चुनाव आते ही निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से समझ चुकी है पंजाब प्रदेश के भीतर ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसी प्रकार से जनता की बात सुनी जाती है। एक तरीके से करप्शन बढ़ा हुआ है। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पंजाब प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का, तो सिद्धू मूसेवाला की किस प्रकार से हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई, वो भी सबने देखा। तो किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर पंजाब प्रदेश के भीतर है, भगवंत मान की सरकार के नेतृत्व में है, वो भी स्पष्ट नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जहां तक पंजाब प्रदेश की अगर विस्तृत चर्चा कर ली जाए तो कितने उन्होंने वायदे किए थे, किसी वायदे को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का, तो निश्चित रूप से एनडीए पूर्ण रूप से आज मजबूत है और स्पष्ट ये नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, सपा प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, अशोक यादव। अशोक यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं कि INDIA गठबंधन को क्षेत्रीय नेताओं के अहम से ज्यादा राष्ट्रीय रणनीति पर भी ध्यान देना होगा आने वाले समय में? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक साथ है। जो आपने बंगाल का उदाहरण दिया, पश्चिम बंगाल का, कुछ हमारे क्षेत्रीय इश्यूज हैं, वो क्षेत्रीय इश्यूज हम लोग जब क्षेत्रीय चुनाव होंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आज इशू है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का। अभी रमेश जी कह रहे थे कि मोदी जी को खुश करने वाले बात ना, जब तक चुनाव उस राज्य में नहीं आते तब तक ही होते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं उन राज्यों में, और उसके बाद जो है अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उस राज्य में जो है एक दूसरे पर जो है तंज भी कसे जाते हैं एक दूसरे नेताओं पर। संगीता जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? बिल्कुल कर लीजिए, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल करिए। देखिए, आपने अभी रमेश जी की बात में कर रहा था, बात ये नहीं कि मोदी जी को कौन खुश कर ले रहा है, कौन खुश नहीं कर रहा, बात यह है कि जनता के विश्वास पर कौन खरा उतर रहा है। आज अगर दक्षिण भारत की जो 2-3 पार्टियां हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे केसीआर की पार्टी हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, ये लोग मोदी जी को खुश करने या नाराज करने पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपनी रेलिवेंसी साबित करना चाह रहे हैं कि अगर ये लोग
अगर भाजपा के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ इस चुनाव में जाते हैं तो इनके गृह राज्य में इनकी स्थिति जनता क्या करेगी, इस चीज से ये लोग विचलित हैं। और दूसरी बात, सवाल आज इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल मोदी जी को खुश करने का नहीं है। और इसके अलावा जो आपने कहा कि केजरीवाल जी की पार्टी ने रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर के बयान जारी किया, तो देखिए ये संस्कारों की बात है। ये हमारे चाहे आम आदमी पार्टी हो या सपा हो या जो भी हो, हमारे राशिद जी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। और ये संस्कारों की बात है। ये हमारे संस्कार ऐसे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई इस तरह का वायलेंस होता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। वायलेंस करने वाला कोई भी हो, और मुख्यमंत्री चाहे भले हमारे राशिद जी को लेकर के उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे राशिद जी ने कड़े शब्दों में निंदा की इस बात की। तो निंदा करना और ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन समर्थन देना ये हमारे संस्कार में नहीं है कि हमने अगर निंदा कर दिया तो इसका मतलब है कि हम जो भाजपा के साथ चले जाएंगे, बस ये आम आदमी पार्टी जो भाजपा के साथ चले जाएगी, ऐसी बात नहीं है। सवाल यही है कि आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इनके सामने सवाल यह है कि सामने दो प्रत्याशी हैं। एक राधा कृष्णन जी हैं जो कि फार्मर जस्टिस रहे हैं, और दूसरे जो हमारे उनके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राधा कृष्णन जी, ये आरएसएस के पपेट रहे हैं। ये इनका यही है कि आरएसएस के पपेट रहे हैं, और ये इसमें हमारे राजनीतिक दलों को देखना है कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। जी रमेश जी बोलिए। अशोक भाई, अभी जब खड़के साहब के यहाँ जब मीटिंग हो रही थी और उस पे कैंडिडेट के लिए घोषणा करने की बात हो रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता नदारद थे। मैं इसलिए कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो समझ से परे है, थोड़ा कंट्रडिक्शन उसमें आ रहा है, क्योंकि कल परसों 3-4 दिन से पूरी मेरी भी नजर बनी हुई है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपने राजनीतिक से हटके बहुत अच्छी बात करी। ये नैतिकता होनी चाहिए, विचारधाराओं की आपकी लड़ाई रहनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई रहनी चाहिए। आपके यहाँ कार्यकर्ता हो या दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो हमला है, उसकी निंदा होनी चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए वो भाजपा से है, वो सपा है, जो भी है, अगर जो भी है तो उसके ऊपर निंदा होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल समय इतना ही था, समय की इजाजत इतनी ही थी। अविरल जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही जो राजनीतिक विश्लेषक आपका भी धन्यवाद, और कांग्रेस से जुड़े हुए थे मेरे साथ सिद्धार्थ जी आपका भी धन्यवाद, और सपा प्रवक्ता आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं है, लोकतंत्र की सोच का भी है, और साथ ही विपक्ष संविधान की रक्षा की आड़ में खुद को बचा रहा है। और फिर लौटेंगे इन्हीं सवालों के साथ, क्योंकि देखिए जवाब तो चाहिए ही। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में, इस शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।